देखिए भाई, अगर आप क्लास 10th में हो तो कहीं ना कहीं आपके लिए भाई हर रोज डेली 70 नंबर पक्का करके एक वीडियो बनाई जाती है और उस वीडियो में प्रत्येक सब्जेक्ट के जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे उसी तरीके के क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिए जाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ की, और जैसा आप जानते हो कि 27 फरवरी को आपका गणित का पेपर लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे पेज की गणित की भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लो, या फिर जो पेपर में आने वाले क्वेश्चन हैं उनकी आप लोगों के लिए एक वन शॉट 70 नंबर पक्का वीडियो बनाई गई है। इस वीडियो को जरूर देखना। अगर आपका पेपर 27 फरवरी को है तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो भाई इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो देखो, मैं क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट की इस तरीके की वीडियो बना रहा हूं जिसमें मैं भाई प्रत्येक सब्जेक्ट का 70 नंबर बिल्कुल पक्का करवाता हूं, ठीक है ना। यानी ऐसे क्वेश्चन करवाता हूं जो भैया एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। यानी अगर आप एक वीडियो देख लोगे तो आपको भैया पूरा पेपर कहीं ना कहीं नॉलेज हो जाएगा कि हमारे एग्जाम में कहीं ना कहीं पेपर आता कैसा है, ठीक है। तो इस तरीके की वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th मैथ का 70 नंबर पक्का। यहाँ जितने क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे वो डायरेक्ट आपको 2024 बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम ऐसे क्वेश्चंस लाते हैं जो मैं आपको दिखा देता हूँ भाई मैं कहाँ कहाँ से आपके लिए क्वेश्चंस लाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर समझिए ज़रा, मैं आपके लिए क्वेश्चंस लाता हूं, देखिए अनसॉल्व्ड पेपर से लाता हूं, ठीक है। और मैं आपको दिखा देता हूं थोड़ा सा, मैं आपके लिए इस बुक से पेपर क्वेश्चंस लाता हूं और ऐसी जगह से लाता हूं जहां के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। और गारंटी है कि 27 फरवरी को मैथ के जो क्वेश्चन करा दूंगा 101% वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप सभी जानते हो कि भाई क्लास 10 की जो मैथ है उसमें बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे इस बार, ठीक है, और वर्णनात्मक प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है। बहुविकल्पी आएंगे और वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे। कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे सबसे पहले उसको तो बताएंगे ही, देख लो आप एक बार देख लो, बहुत सारे पेजेस की नोट्स बनाई गई है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, देख ली वीडियो तो वही क्वेश्चन अगर आ गया तो भाई आपकी बल्ले बल्ले, और बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरी वीडियो को देख करके जाना, वो मिल जाएगा जो आपने सोचा नहीं होगा, ठीक है। चलिए आज हम बात करने वाले हैं वायरल प्रश्नों की। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों को। जो हमारे एग्जाम में बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, देखिए 20 अंक के आएंगे। मैंने यहाँ पर वर्णनात्मक लिख दिया है, आप इसको काट लेना, बहुविकल्पी लिख लेना, ठीक है। तो 20 अंक के जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पी हैं उन्हीं को मैंने लिया है और आप लोग इतने तैयार कर लो। सबसे पहले काम ये करो, आप इनको तैयार कर लो भाई, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बिना देरी करके पहले क्वेश्चन पर आते हैं। बिना देरी करेंगे, कोई देरी नहीं करेंगे भाई, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो पहला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा सहभाज्य संख्याओं का एक युग्म है, ठीक है। आपको ये बताना है सिंपल सा आंसर की। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और ऑप्शन नंबर 4। तो आपको इसमें से बताना इन 4 ऑप्शन में से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है। देखो सहअभाज्य का कहने का मतलब होता है कि सहभाज्य, समझ लो सहभाज्य का कॉन्सेप्ट क्या होता है, यही साइड में समझा देता हूँ। देखो सहभाज्य का कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि ऐसी संख्या हो, जैसे यहाँ पर ये संख्या लिखी हुई है ना, ऐसी संख्या, ठीक है, 2 संख्याएं ऐसी संख्याओं जिनको अगर हम ऊपर से और नीचे से काटें तो ये ना 2 से कटे, ना ये 4 से कटे, ना ये 6 से कटे, ना ये 7 से कटे, यानी 10 तक ये किसी से ना कटें। ऐसी संख्याएं होनी चाहिए, 2 ऐसी संख्याएं, ठीक है। तो देखो 14 और देख लो 35 को देख लो, तो अगर इसको काटोगे तो 7 से कट जाएगी, 7 एकम 7, 7 बना के 35, तो ये हमारा रॉन्ग होगा। अगला देख लो, अगला हमारा है 18 और 25। देखो अगर आप इसको 3 से काटोगे, 2 से काटोगे, 4 से काटोगे, 5 से काटोगे, 6 से काटोगे, तो भैया ये नहीं कटने वाला। इसका मतलब ये वाला हमारा सेकंड वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी हमारी 18 और 25, ठीक है, 18 और 25 हमारी 2 सहअभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। मैंने इसका कॉन्सेप्ट भी आपको बता दिया कि अगर कहीं क्वेश्चन आपसे संख्या बदल के पूछ दे तो मैंने आपको बताया ना कि भैया ऊपर वाली संख्या और जो नीचे वाली अंश और हर जो संख्या अंक होते हैं, अंश और हर, ये ऐसे होने चाहिए ना तो ये 2 से कटे, ना तो 4 से कटे, ना तो 6 से कटे, ना तो 7 से कटे, किसी से कटे ही ना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कर लोगे भाई, जल्दी से कमेंट करके बताना कि पहला क्वेश्चन कर लेंगे। कमेंट करोगे तो मैं आपको लाइक करूंगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन सेकंड कह रहा है कि देखिए ऐसा क्वेश्चन 101% रखा हुआ मिल गया भैया। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को देख लिया, वही क्वेश्चन करा रहा हूं जो आएंगे ही आएंगे। 15, 18, 24 का लासा क्या होगा, आपको बताना है कि 15,
ठीक है, 15, 18 और 24 का लासा क्या होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन में काफ़ी सारे स्टूडेंट घबरा जाते हैं कि सर जी 1 नंबर में क्वेश्चन आता है, कितना समय दे से क्वेश्चन को। देखो कुछ मत करो, पीछे जाओ, कॉपी के पीछे वाला पन्ना, जैसे मैं आपको कॉपी भी दिखा देता हूँ भाई, ठीक है। कॉपी का जो पीछे वाला पन्ना होता है, देखिए बोर्ड एग्जाम की कॉपी भी आपके लिए लाई गई है, ऐसी बात नहीं, सब कुछ समझाएंगे, बस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। एग्जाम में कॉपी कैसे लिखते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, गणित इंग्लिश सबकी। अब जैसे कि आपको कोई क्वेश्चन करना है मैथ का, अपने टॉपिक पर आते हैं, मैथ का कोई क्वेश्चन करना है तो बहुविकल्पी जो क्वेश्चन है उसको आप पीछे कर लो और उसको फिर काट देना, ठीक है। तो ऐसा काम आप लोग करना, मैं आपको साइड में ही समझा दे रहा हूँ। देखो 15, 18, 24 का लासा कितना होगा, तो देखो सिंपल से 15 लिख लो, ठीक है, 18 लिख लो और 24 लिख लो, ठीक है। इनको बारीकी से काट दो, इसको काट दो, 3 से कटेगा, 3 पच्चे 15, 5 से कटेगा, 5 एकम 5, ये 3 से कटेगा, 3 तिछाक 18, 3 दुना के 2 एकम, ये सबसे पहले 2 से कटेगा, 2 एकम 2 दुना के, फिर 2 से कटेगा 2 छक्के, 2 तिहाई, फिर कटेगा 3 एकम। अब अगर आप यहाँ देखोगे तो एलसीएम निकालने के लिए जो तरीका होता है कि भैया जिस संख्या का आपने एलसीएम निकाला है उसकी सबसे अधिकतम घात ले लो। तो देखो भैया 24 की अधिकतम घात 2 की घात 3 है, इसको उठा लो, ठीक है, 2 की घात 3 उठा लो। यहाँ पर देखो 18 की अधिकतम घात 3 की घात 2 है, इसको उठा लो, 3 की घात 2 इसको उठा लो, और 5 कहीं नहीं दिख रहा तो केवल 15 में 5 दिख रहा, तो 5 की अधिकतम घात 1 ही रहेगी, तो इसको उठा लो, 5 की घात 1, ठीक है। तो अब इन तीनों का क्या कर दो, आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 1, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 8 और ये हो जाएगा 3 त्रिकाई 9 और ये हो जाएगा 5, 9 8 72, 9 8 72, ठीक है, 5 5 दुना के 10, 5 सत्ते 35, 1 36, ठीक है। तो मतलब इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ये वाला, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये वाला 360 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 360 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी 15, 18, 24 का लासा कितना होगा, तो भैया 360 हो जाएगा। और देखिए कॉन्सेप्ट भी जो है ना क्वेश्चन का वो साथ में समझते चलिए। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, अगर आपने वीडियो को पूरा देख लिया तो आप वो मिल जाएगा भैया जिस चीज़ की तलाश आप पूरे साल से कर रहे हो, ठीक है, वो मिल जाएगा आपको इस वीडियो में। क्वालिटी वीडियो है ये, समझ लो। 70 में कम से कम आप लोग इस वीडियो को देख करके अपने 50+ नंबर यहीं से क्लियर कर लोगे स्टूडेंट, रियल बता रहा हूँ, ठीक है। जो क्वेश्चन करा रहा हूँ श्योर है आएंगे ही आएंगे, वर्णात्मक भी बताऊंगा, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन ये लगा लो। अब चलो अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं तीसरा। क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा कह रहा है कि दिया है मासा हमको दे रखा है, देखिए मासा हमारा दे रखा है कितना 9, और ये जो 9 मासा दे रखा है इन दोनों संख्याओं का दे रखा है, ठीक है। यानी 99 और 153 का मासा 9 दे रखा है और हमसे कह रहा है कि इसका लासा है ना, इसका लासा क्या होगा, ठीक है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई थी, ठीक है। ट्रिक क्या कह लो कि भैया मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक तरीका बताया था, ठीक है। अब तरीका कैसा है, क्या तरीके में है, समझ लो जरा उसको अच्छे से एकदम, ठीक है। देखो समझो, हमको क्या करना है, यहाँ पर देखिए मासा दे रखा है, मासा कितना दे रखा है, मासा दे रखा है, समझ लेना अच्छे से, मासा दे रखा है 9, कितना दे रखा है 9 मासा दे रखा है, ठीक है। हमको क्या ज्ञात करना है, हमको लासा ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, लासा, ठीक है, लासा हमको फाइंड करना है। अब भाई मेरे भाई सबसे पहले यहाँ पर ये समझना कि हमको मासा दे रखा है 9 और किन दो संख्याओं का दे रखा है, तो भाई यहाँ समझो हमारी जो दो संख्याएं हैं 99 है, ठीक है, और 153 है, ठीक है। ये दो संख्याओं का मासा 9 दे रखा है और इसके लिए फार्मूला आपको याद रख लेना है, फार्मूला, ठीक है, फार्मूला आपको याद कर लेना है और कोई भी संख्याएं आ जाएंगी सबको आप ऐसे ही रख दोगे। मासा हमको दे रखा है, हमको लासा ज्ञात करना है, ठीक है, लासा। देखो तो सबसे पहले दोनों जो संख्याएं दे रखी होती हैं उनको लिख लो ऊपर, 99 और 153 को मैंने लिख लिया, ठीक है। और बटे में जो भी आपको मासा दे रखा हो, जैसे 9 दे रखा है तो इसको मैंने लिख लिया, ठीक है। इतना कर लोगे, करने के बाद भाई काट दोगे, ठीक है। करने के बाद क्या करोगे, काट दोगे, तो 9 एकम 9, ठीक है, 9 एकम 9 और इधर इससे 11 से काट दोगे। 153 का मल्टीप्लाई इस 11 से दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा 1683। आप करके देख लेना, थोड़ा समय ज़्यादा जाएगा इसलिए मैंने नहीं किया, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा 1683, ठीक है। तो इसको आप लोग टिक लगा लोगे। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाती है ना, तो भाई मैं गारंटी ले रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन को आप लोग कम से कम 1 मिनट के अंदर बना दोगे, ठीक है, 1 मिनट के अंदर बना दोगे। लेकिन जैसा मैंने बताया ना कि हमारी अगर जिसने ये वीडियो देखी है कि भैया 1:3 रूल
मैंने एक वीडियो में बताया था 1:3 रूल अगर आप मैथ के संग अप्लाई करोगे तो मैथ का कोई भी क्वेश्चन हो बड़े आसानी से आप निपटा दोगे। जितना भी कठिन क्वेश्चन हो एक बार समझा और 3 बार उसकी घर में प्रैक्टिस कर ली और फिर वो क्वेश्चन आपको पेपर तक याद रहने वाला है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा बन गया, इसकी घर में 3 बार प्रैक्टिस कर लेना और ये आएगा ही आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि बहुपद हमको दे दिया गया। देखिए बहुपद हमको दे रखा है, ये हमको बहुपद दे रखा है और बहुपद के शून्यांकों का योगफल पूछ रहा है। ठीक है, बहुपद के शून्यांकों का योगफल पूछ रहा है। ठीक है, अच्छे से समझ लेना। देखो भाई बहुपद के शून्यांकों का योगफल पूछ रहा है तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर ये हमारा कौन सा है, 4 नंबर। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को छोड़ करके मत जाना, पहले बता दे रहा हूँ। देखो बहुपद हमारा दे रखा है 3x स्क्वायर प्लस का 5x और माइनस का 2, ये हमारा बहुपद दे रखा है। हमसे क्या कह रहा है, इसके शून्यांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, इसके जो ठीक है, शून्यांकों का योगफल पूछ रहा है। अगर फार्मूला नहीं पता है शून्यांकों के योगफल का, ठीक है, योगफल का फार्मूला देखो ये होता है। सबसे पहले इसके शून्यांक यानी किसी भी बहुपद के 2 शून्यांक होते हैं। बहुपद के 2 शून्यांक कौन कौन से, देखो अल्फ़ा, ठीक है, अल्फ़ा होता है और बीटा होता है। तो देखो अल्फ़ा होता है और हमारा दूसरा बीटा होता है। हमसे पूछ रहा है इनका योगफल। क्या पूछ रहा है, योगफल। तो योगफल ही पूछ रहा है। हाँ, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का b/a। ये आपको फार्मूला याद रखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर b हमारा कितना दे रखा है, तो देखो b हमारा ये है, ठीक है, ये हमारा b है, ये हमारा a है, ठीक है, और ये हमारा c दे रखा है। b कितना दे रखा है, 5, तो b हमारा 5 दे रखा है। a हमारा कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। a कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। अप्लाई कर लो माइनस का 5/3, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट हो जाएगा, माइनस का 5/3। कमेंट करके बताना जिन जिन लोगों को ऐसे क्वेश्चन पहले से ही आते हैं। ठीक है, जिनको ये क्वेश्चन पहले से ही आते हैं वो कमेंट करके बताएंगे, और जिनको पहली बार ये क्वेश्चन लगा रहे हैं और समझ में आ गए हैं वो हमें कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, और वीडियो कैसी लगी वो कमेंट कर देना। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और 101% ये क्वेश्चन आपको 101% ये जरूर आएगा। देखो पहला वाला क्वेश्चन बहुपद का है, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है द्विघात समीकरण का है, और द्विघात समीकरण का क्वेश्चन ये जरूर आता है हर साल। क्वेश्चन है कि यदि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस k बराबर 0 के मूल बराबर हैं। यदि देखो ये हमें एक समीकरण दे दिया गया है और इस समीकरण के मूल कह दिए गए हैं बराबर हैं। मूल मतलब समझ रहे हो, मूल अभी बताऊंगा आपको। ठीक है, मूल क्या होते हैं, तो उसके मूल बराबर हैं, तो k का मान आपको फाइंड करना है, यानी k का जो मान है आपको वो ज्ञात करना है। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है। ठीक है, और देखो हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे एकदम, वीडियो को बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना, आपको वो मिल जाएगा जो आप सोच रहे होगे। देखो कह रहा है कि जो हमारे मूल हैं, ठीक है, हमारे जो मूल हैं किसी भी द्विघात समीकरण के, ठीक है, कोई भी द्विघात समीकरण हो, तो अगर उसके जो मूल हैं वो बराबर हों, ठीक है, उसके अगर मूल बराबर हों तो ऐसी सिचुएशन में आपको ये याद रखना है कि जो हमारा विविक्त कर होता है, विविक्त कर, ठीक है, विविक्त कर जो होता है, ये विविक्त कर क्या होता है, तो विविक्त कर हमारा डी होता है। ठीक है, और ऐसी सिचुएशन में जब मूल बराबर हो तो डी हमारा क्या होता है, 0 के बराबर में होता है। डी हमारा 0 के बराबर में होता है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, पता है क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं डी की जो वैल्यू होती है वो b स्क्वायर माइनस का 4ac होती है, और जब हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac में पता चल गया, यहाँ पर b और ac की वैल्यू पुट कर देंगे और हमें k का मान फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस समीकरण का उपयोग करके हम k का मान फाइंड कर लेंगे। ओके, तो इतना तो सबसे पहले बेसिक मैंने आपको समझा दिया, और ऐसा कोई नहीं समझाने वाला बेसिक के साथ सारे क्वेश्चन को। ठीक है, तो k का मान क्या हो जाएगा आप कमेंट करके बताना, वैसे मैं आपको हल करा दे रहा हूँ, तो चलो हल कर लेते हैं। b का मान देखो कितना दे रखा है, b का मान माइनस का 12 दे रखा है। ठीक है, b का मान माइनस का 12 दे रखा है, और a का मान 3 दे रखा है, c का मान k दे रखा है। ठीक है, सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, देखो b का मान कितना दे रखा है, b का मान दे रखा है माइनस का 12। ठीक है, a का मान कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, c का मान कितना दे रखा है, c का मान k दे रखा है। ठीक है, चलो इसको हल कर लेते हैं। b का मान माइनस का 12 है, तो ये माइनस का 12 का होल स्क्वायर माइनस का 4, और a की जगह आप पुट कर दोगे भैया जी 3, और c की जगह k और इज इक्वल टू 0। 4×3 12 k और इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा 12 × 12 यानी 12 × 144, और ये क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये प्लस का हो जाएगा भाई।
अब इसको उधर साइड ले जाएंगे तो माइनस का 144 आ जाएगा, ठीक है। माइनस से माइनस चला जाएगा तो फाइनली 12 एकम 12, 12 एकम 12, तो आंसर कितना आ जाएगा 12, ठीक है। आंसर भी हमारा 12 आ जाएगा, तो के बराबर 12 आ गया, ठीक है। लाइक कर देना, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर जरूर कर देना, ऐसी वीडियो कभी नहीं मिलेगी। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 12। कॉन्सेप्ट के साथ हल कराया, विविक्त कर बताया क्या होता है, ठीक है। और विविक्त कर अगर मूल समान हो तो कैसे के का मान निकालोगे वो भी मैंने बताया, ठीक है। लाइक कर देना वीडियो को। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। ये देखो क्वेश्चन एक्स, देखिए जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं ना, बहुत रेयर केसेस में आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन दिखेंगे, लेकिन अगर हमारे साथ आप जुड़े रहोगे शुरू से लेकर के अंत तक तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि 70 में आप लोग आसानी से यार 64 प्लस तो आसानी से ले आओगे, ठीक है। 60 प्लस तो कहीं नहीं जाएगा अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक चैनल से जुड़े रहते हो, ठीक है। देखो ये जो हमारा समीकरण दे रखा है ये भी एक द्विघात समीकरण है, इसको नोट कर लेना, क्वेश्चन 100% आएगा। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इस बहुत आसान क्वेश्चन है और इसमें आपको x का मान फाइंड करना है। आसान क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपने इस क्वेश्चन को कभी भी नहीं किया है, इस वीडियो में सीख जाओगे एकदम बिल्कुल आसान से एकदम। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है समझो, ऐसे क्वेश्चन में दे रखा होता है 1/x² प्लस का 5, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा ये, ठीक है, और इज इक्वल टू 1/9। तो इस ऐसे क्वेश्चन में जब भी कभी देखो अंश और हर, अंश हमें दोनों तरफ अगर एक दे दिया जाए, दोनों तरफ अंश एक दे दिया जाए, दोनों संख्याओं को पलट लो, x² प्लस 5 इज इक्वल टू 9, पलट लिया, ठीक है। अब सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे कि इस 5 को उधर साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा x² इज इक्वल टू 9 माइनस का 5, तो x² इज इक्वल टू 4, तो x का मान कितना आ जाएगा, प्लस x का मान हो जाएगा प्लस माइनस का √4, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस का 2, ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन देखो बहुत आसान है, हालांकि ऐसे क्वेश्चन को मैं हल नहीं कराना चाहता, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको ये क्वेश्चन नहीं आते होंगे, ठीक है। तो भाई चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, अगर वीडियो पसंद आ रही हो वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है हमसे कि समांतर श्रेणी, इस बार हमने समांतर श्रेणी से प्रश्न उठाया और 100% ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा सार्वंतर, है ना, आपसे क्वेश्चन दे देगा और एक समांतर श्रेणी दे देगा, जैसे -5, -1, 3, 7 डॉट डॉट करके एक समांतर श्रेणी दे देगा, और फिर उस सार्वंतर श्रेणी में यानी समांतर श्रेणी में आपसे सार्वंतर ज्ञात करने के लिए कहेगा, ठीक है। और अगर आप सार्वंतर यानी जो हमारी सार्वंतर अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, सार्वंतर हमारा ये D होता है, और ये D जो होता है कैसे निकलता है, एक फार्मूले से निकलता है, ठीक है। इसका कहीं ना कहीं फार्मूला होता है, तो फार्मूला क्या होता है समझो। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमको सार्वंतर निकालना है, क्या निकालना है, सार्वंतर। तो सार्वंतर यानी हमको D निकालना है, और D हमारा होता है दूसरा पद माइनस का पहला पद, ठीक है, दूसरा पद माइनस का पहला पद, ठीक। ये होता है ये होता है हमारा फार्मूला सार्वंतर को निकालने का, ठीक है। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो D इज इक्वल टू, देखो दूसरा पद हमको क्या दे रखा है, दूसरा पद हमको दे रखा है -3 और पहला पद दे रखा है -5। दूसरा पद -3 और माइनस लगा दो, और पहला पद -5। आगे इसको हल कर लो, -1 और देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो देखो +5 और -1 कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर आपका 4। तो D इज इक्वल टू 4 आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। इसको सही कर लोगे। तो चलिए हमारे 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब चलिए आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है, इतनी वीडियो देख लोगे काम हो जाएगा। जिनको केवल पास होना है ना वो इस वीडियो को देख ले और भैया पास हो जाओगे। लेकिन अगर आपको वाकई में अच्छे नंबर लाने हैं तो वीडियो को चैनल के साथ जुड़े रहना है, और हम आपकी बहुत अच्छी तैयारी करवा देंगे। 8 नंबर क्वेश्चन देखो, 8 नंबर क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि समांतर श्रेणी, यहाँ पर देखिए भी मैंने एक क्वेश्चन समांतर श्रेणी से उठाया है। क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी में -5, -5/2, 0, 5/2 डॉट डॉट डॉट, ठीक। इस बार हमने पूछ दिया, इस बार हमने ऐसा क्वेश्चन उठाया है ना, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन, और इसमें पूछ रहा है 11वां पद, ठीक है। 11वां पद पूछ रहा है, हालांकि इसमें सार्वंतर श्रेणी में सार्वंतर निकाल कर ही 11वां पद निकलेगा। थोड़ा क्वेश्चन लंबा है, थोड़ा सा समय जाएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, ठीक है। समांतर श्रेणी देखिए -5, -5/2, 0, 5/2 का 11वां पद पूछ रहा है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या है,
सबसे पहले डी निकाल लो, सबसे पहले डी निकाल लो, डी फाइंड कर लो। डी कैसे निकालोगे, दूसरा पद माइनस का पहला पद। तो दूसरा पद हमारा कितना दे रखा है, माइनस का 5/2, ठीक है, और पहला पद कितना दे रखा है, माइनस का 5। तो पहले माइनस लगाओगे बाहर, इसके अंदर -5। आगे हल कर लोगे तो इसके नीचे एक और लगा दो ताकि एलसीएम करने में आसानी हो जाए भाई। एलसीएम लोगे 2 आ जाएगा, माइनस का 5 एज इट इज रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 है तो 2 का मल्टीप्लाई 5 के संग हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 दूना के 10। ये आगे हो जाएगा आपका 5/2, और देखिए 2 एकम नहीं, इतना ही रहेगा, 5/2 इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, वो तो दशमलव में आ जाएगा। तो देखिए डी हमारा निकल के आ गया 5/2। अब देखिए हमको क्या निकालना है, 11वां पद। हमको निकालना था 11वां पद, हमें 11वां पद निकालना था। तो 11वां पद के लिए निकालने के लिए आपको फार्मूला लगाना है A11, ठीक है। A11 इज इक्वल टू A प्लस DN-1 इंटू में D। तो देखो ये किसी भी पद को अगर आपको निकालना हो तो देखिए ये फार्मूला आप यूज़ करोगे, ठीक है। इस फार्मूले को लगाओगे, देखिए यहाँ पर ये हमारा 11वां पद है जो कि निकल करके आएगा, ठीक है। अब देखो आगे कैसे हल करोगे, देखो ए हमारा कितना दे रखा है, ए का मतलब क्या होता है, तो ए का मतलब होता है पहला पद जो कि हमारा दे रखा था -5, ठीक। इसके बाद देखो यन हमारा है, यानी कौन सा पद हम लोग निकाल रहे हैं, तो हम लोग 11वां पद निकाल रहे हैं, तो 11वां यानी 11 लिख देंगे, माइनस का 1 लगाएंगे। अब देखो सार्वांतर यानी डी हम लोगों ने कितना निकाला था, 5/2, तो यहाँ पर उसको पुट कर देंगे 5/2। इसको आगे हल कर लीजिए आप लोग, ठीक है, इसको आगे हल कर लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 10 × 5/2, 2 पंचे हो जाएगा। आगे देखिए माइनस का 5 प्लस का 5 पचा के 25। चूंकि 25 बड़ा है और माइनस का 5 छोटा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 20 इसका आंसर आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए यहां पर आप लोगों का 20 आंसर आ जाएगा, तो जो कि हमारा ये वाला ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। 20 वाला ये सही हो जाएगा ऑप्शन, ठीक। तो इस तरीके से ऐसा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि कहीं अगर पूछ दे समांतर श्रेणी दे दे, और फिर अगर पूछ दे कि 11वां पद, 12वां पद, 13वां पद, कोई भी प्रश्न आ जाए, तो इस तरीके से आप फार्मूले से निकाल लोगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। और देखो ऐसा क्वेश्चन, देखो इस क्वेश्चन को समझ लेना, ये क्वेश्चन 101% किसी ना किसी सेट में आएगा। और देखो ऐसा क्वेश्चन अगर आप बिना रट के चले जाओगे ना, तो कोई फायदा नहीं होने वाला। क्वेश्चन को अगर समझ लोगे ना, तो फिर बना लोगे। देखो त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है, और यदि PQ अनुपात BC 1:3 हो तो AP और PQ का अनुपात क्या होगा, ज्ञात कीजिए। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में देखने को अपने मिलेगा आपको अपने, ठीक है। तो भाई इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना, ठीक है। देखो सब कैसे हल करोगे, देखो समझो। यहाँ पर सबसे पहले इसको समझो, इस डायग्राम को देखो। इस डायग्राम में ये त्रिभुज हमारा ABC एक त्रिभुज है, ठीक है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो इसमें एक दूसरा त्रिभुज भी आपको नजर आएगा, जो कि हमारा है APQ, ठीक है। ये हमारा दूसरा त्रिभुज भी कहीं ना कहीं आपको नजर आएगा, ठीक है। पहला त्रिभुज आपने देख लिया होगा, ठीक है, ABC, और दूसरा हमारा APQ। अब देखो इस दोनों त्रिभुजों में एक चीज समांतर दे दी गई थी, हमारी PQ भुजा इसके समांतर थी, ठीक है। और जब भी कभी दो त्रिभुजों की आधार वाली भुजाएं आपस में समांतर हों, तो पूरा जो त्रिभुज होता है कैसा होता है, आपस में समरूप होता है। कैसा होता है, समरूप होता है, ठीक है। जिन लोगों को समरूप क्या होता है पता है तो कमेंट करके बताएंगे। तो जब भी कभी दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, तो उनकी सभी भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। कहना मैं क्या चाह रहा हूं उसको समझो। हमारा पहला त्रिभुज है ABC, दूसरा त्रिभुज है हमारा APQ। ये आपस में कैसे हैं, समरूप हैं, ठीक है। इस तरीके से समरूप के लिए चिन्ह लगाते हैं, ये दोनों आपस में समरूप हैं। अब जब भी कभी दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, तो उनकी जो संगत भुजाएं, जैसे कि AB, पहली भुजा हो जाती है AB, ठीक है। तो AB का अनुपात AP के बराबर हो जाता है AP के, ठीक है। दूसरी भुजा हमारी हो जाती है BC, जिसका PQ के अनुपात हो जाता है, ठीक है। BC अनुपात PQ हो जाता है, ठीक है। तीसरी हमारी है AC और AQ, AC, ठीक है। आगे देख लो AC और AQ। तो इस तरीके से अगर कोई दो त्रिभुज आपस में समरूप हैं, तो उनका जो देख लीजिए, ये जो आपस में देखिए, यहाँ पर वीडियो को देख लेना, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को छोड़ करके चले गए तो फिर वो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। वीडियो को पूरा देखना, 70 में आपका कहीं नहीं जाएगा भाई, 65+ कहीं नहीं, ठीक है।
दो त्रिभुज जब आपस में समरूप होते हैं तो संगत भुजाएं उनकी आपस में बराबर होती हैं। और इतना अगर आपको याद है तो फिर ये क्वेश्चन आपके लिए एकदम बहुत आसान बन जाएगा। देखो कैसे बनेगा, देखो हमको ज्ञात करना है, हमको AP और PB का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, अगर आप कहीं ना कहीं देखोगे तो आपको PB मिल चुका है। कहाँ पर मिला है? PB हमको नहीं मिला है, बट AP हमको कहीं ना कहीं मिल गया। ये देखो AP हमको मिल चुका है, हमको AP मिल चुका है और AB से हम लोग बना देंगे AP। कैसे बनाएंगे देखो समझो। अगर आप देखोगे तो AB हमारी जो है ना AP प्लस PB के बराबर है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जो हमारी AB है ना, AB ये हमारी AP प्लस PB के बराबर में है। देखो आप कहोगे सर जी क्वेश्चन इतना लंबा क्यों जा रहा है? देखो भाई कभी कभी होता है कि एग्जाम में जो MCQ होते हैं थोड़े से बड़े आते हैं, लेकिन मैं ये आपको समझा रहा हूँ इसलिए आपको ये बड़ा लग रहा है। जब आप इसको खुद से बना दोगे ना, एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे तो ये क्वेश्चन आपको 1 मिनट में बन जाएगा। अभी देखना बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो AB बराबर क्या है? AP प्लस PB ऊपर रख दो, AP प्लस का PB बटे में AP। अब देखो जिस जिस की वैल्यू आपको पता है, जैसे हमको PQ और BC की वैल्यू पता है, तो देखो PQ और BC कहाँ दे रखा है? ये दे रखा है। इसको उठा के बराबर यहाँ रख दो, BC बटे में PQ इसको रख दिया भाई। इनका अनुपात कितना दे रखा था? 1:3 दे रखा था, 1:3। ठीक है, अब देखो 1:3 अनुपात दे रखा था इनका, तो आपने क्या करना भाई, सिंपल सा रख देना है। ठीक है, 1:3। अब देखो चूंकि BC 3 दे रखा है और PQ हमारा 1 दे रखा है, इसलिए इसको 3:1 कर देंगे, पलट देंगे हम लोग। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे 3 देखो अगर हम लोग रेशियो में BC का PQ लिखते तो इसको इस तरीके से लिखते, देखो इसको इस तरीके से लिखते, लेकिन जब बटे में लिखेंगे तो इसको पलट देंगे तो 3:1 आ जाएगा। ठीक है, तो AP प्लस PB बटे में AP, और ये AP इधर चला जाएगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो AP प्लस PB इज इक्वल टू 3AP। अब ये AP क्या करेगा, इससे माइनस हो जाएगा, तो बचेगा PB इज इक्वल टू 3AP माइनस का AP। ये इधर साइड प्लस में था, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो PB इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2AP। और अगर फाइनली अब आप निकालोगे ना, तो आप लोगों का जो अनुपात निकल के आएगा ना मेरे भाई, अनुपात वो AP अपॉन PB इज इक्वल टू निकलेगा 1:2, यानी 1/2। ठीक है, और अगर आप इसको इस तरीके से निकालोगे AP और PB, तो ये निकलेगा 1:2। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो कहीं ना कहीं इसका आंसर आपको दे रखा होगा 1:2। ठीक है, 1:2 ये देखो दे रखा है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1:2 इसका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ऐसा क्वेश्चन जरूर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा 2024 के बोर्ड में, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अभी वीडियो को छोड़ करके मत जाना, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। देखो वर्णात्मक छेचन बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर। 101% नहीं कह सकता हूँ, 99% जरूर आएगा ऐसा क्वेश्चन आपको, जिसमें आपको दे दिया जाएगा दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप आपको दे दिए जाएंगे 40 सेंटीमीटर, या तो बदल के दे देगा, यहाँ पर संख्या दे रखी है वहाँ दूसरा दे देगा, आएगा जरूर क्वेश्चन। दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 40 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर हैं, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। समझ लेना अच्छे से एकदम। देखो हमको क्या कह दिया, एक त्रिभुज दे दिया गया, इसको हटा दो। ठीक है, हटा दो इसको, दूसरा त्रिभुज बनाता हूँ आपके लिए, दूसरा त्रिभुज बनाता हूँ। चलो त्रिभुज मत बनाओ, ऐसे समझ लो। देखो दो त्रिभुज हैं, कोई भी जो दो त्रिभुज हैं उनके जो परिमाप हैं, ठीक है, 40 सेंटीमीटर दे रखे हैं, ठीक है, और 60 सेंटीमीटर दे रखे हैं। ये अलग अलग त्रिभुजों के अनुपात हैं, पहला ये सेकंड ये है ना, ये दोनों अनुपात दे रखे हैं। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, अगर आप समझोगे तो 40, ठीक है, रेशियो 60, इनको हटाओगे तो देखिए 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6, तो अगर मेनली देखें तो ये 2:3 के रूप में हमको दे रखा है। अब आपको ये समझना है कि जब हम लोग दो आपको अनुपात दे रखी हूँ, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो फार्मूला क्या लगता है उसके लिए समझ लो। फार्मूला उसके लिए प्रयोग में होता है, यहाँ समझो, दो क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर में परिमापों का अनुपात
और इसका वर्ग कर दो। ठीक है, तो ये देखो होता है सूत्र आपका। देखो फिर ध्यान से दोबारा समझ लो। अगर कहीं ना कहीं आपको दो परिमाप दे दिए जाएं, दो त्रिभुजों के परिमाप, तो सबसे पहले उनके जो रेशियो दे रखा है उनको एज इट इज लिख लो और उसका वर्ग कर दो। ठीक है, तो आप लोगों का जो दो क्षेत्रफल, वही त्रिभुजों के क्षेत्रफल का, वही जो दो त्रिभुज आपको दे रखे हैं उनका आपको क्षेत्रफल का रेशियो निकल के आ जाएगा। मैं कहना चाह रहा हूँ कि 2:3 दे रखा है, तो इसका आप कर लो वर्ग। ठीक है, तो फिर क्या होगा, जो भी आपके दो त्रिभुज होंगे उनका अनुपात निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो देखो 2 दूना के 4, 3 त्रिकाई 9, तो 4:9 इसका आंसर हो जाएगा। यानी 4:9 कहाँ दे रखा है, तो ये वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा 4:9। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता था इससे पहले, पहली बार आपने समझा है, तो भाई इसको अच्छे से समझ लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं। ठीक है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं कैसी हैं, 4:9 के अनुपात में हैं। तो देखो ऐसे कह रहा है इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, त्रिभुजों का अनुपात, भुजाओं का अनुपात 4:9 दे रखा है, भुजाएं दे रखी हैं। ठीक है, भुजाएं दे रखी हैं, क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल का अनुपात। क्या करोगे, सीधा सी बात है, उनका वर्ग कर दोगे। तो 4 चक्कू 16, 9 9 81, इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ से समझो 4 चक्कू 16, 9 9 81 वही वाला है। ठीक है, वही वाला सिस्टम, तो इसका ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमने वो क्वेश्चन लिए हैं जो क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आते ही आते, मतलब इनको कोई रोक ही नहीं सकता है। इस क्वेश्चन को, चाहे इस क्वेश्चन को देख लो, चाहे इस क्वेश्चन को देख लो, चाहे इस क्वेश्चन को, इनको कोई नहीं रोक सकता। ये हर साल आते हैं और बहुविकल्पी में आपको फिक्स नंबर दे करके जाते हैं, श्योर क्वेश्चन होते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 12 देख लो। 12 नंबर क्वेश्चन है कि एक्स अक्ष पर, ठीक है, इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एक्स अक्ष पर बिंदु, जो बिंदुओं, देखिए यहाँ पर समझो एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है। ठीक है, एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है, जो बिंदुओं 2, -5, जिसका ए निर्देशांक 2, -5 है और बी निर्देशांक -2, 9 है। और ये जो हमारा एक्स अक्ष पर एक बिंदु दे रखा है, ये इन दोनों ही बिंदुओं से समदूरस्थ है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये समान दूरी पर है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ऐसा है जैसे कि मतलब एक ये बिंदु है, एक ये बिंदु है, इन दोनों को मिला दो तो एक कहीं बीच में ये बिंदु है ना, तो ये आपस में दोनों बराबर हैं। ठीक है, ये मैंने कहना चाह रहा हूँ, यानी ये दूरी और कहीं ना कहीं ये दूरी आपस में बराबर है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा समय लेता है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले क्वेश्चन को अलग से, ऐसा क्वेश्चन अलग से मैं बताऊंगा, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, तो इस वाले क्वेश्चन का आप लोग क्या करोगे, सीधा राइट ऑप्शन लिख लोगे। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 7,4, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको मैं आपको हल दिखा दे रहा हूँ, पहले से मैंने क्वेश्चन को हल कर रखा है, टाइम लगेगा इसलिए मैं आपको जल्दी से बता दे रहा हूँ। देखो, समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, समान दूरी। यानी अगर हम देखेंगे तो AP हमारा AB के बराबर में, पहले से मैंने सॉल्व कर लिया था, मैं जानता था भाई समय ज़्यादा लगेगा और आप वीडियो इतनी लंबी कर नहीं पाएंगे, है ना, और आप देख नहीं पाओगे, इसीलिए मैंने पहले सॉल्व कर लिया। देखो, समान दूरी पर दो बिंदु हैं, दोनों को, अब देखिए जब भी कभी दो बिंदु समान दूरी पर हैं तो समान दूरी के लिए फार्मूला आपको ये लगा लेना है, x1 - x2 + y1 - y2 का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर कर लिया, इसका स्क्वायर कर लिया, एज इट इज़ मैंने यहाँ पर रख दिया। अब देखो दोनों के बीच में जो भी निकल करके आया, जैसे यहाँ पर देखो 16 निकला था, इधर 4 माइनस का x² प्लस का 81 निकला। लास्ट में जब ये पूरा सॉल्व हुआ तो कहीं ना कहीं आपका निकला x² 49, ऐसा निकल के आया। चूंकि 49 जो होता है 7 का वर्ग होता है, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा x = 7, यानी 7,0 इसका निर्देशांक हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये वाला ऑप्शन क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ऐसा क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको ऐसे बता दिया, आप हल करके देख लेना घर में, मैंने आपको दिखाई दिया था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। अगला हमारा क्वेश्चन, बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी क्या होगी। देखो ये क्वेश्चन आपका मैं समझा देता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन आसान है, ठीक है, आसान क्वेश्चन है, बट इसमें भी आपको एक फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। देखो कभी भी आपसे कहते हैं दूरी, तो सबसे पहले दूरी के लिए आपको फार्मूला याद कर लेना। दूरी के लिए फार्मूला यूज़ होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर, x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, और इस पूरे का अंडर रूट कर दो। ठीक है, ये इसके लिए आपको ये फार्मूला याद रख लेना है। ये हमारा x1 हो जाएगा, ये हमारा y1 हो जाएगा, ये हमारा x2 हो जाएगा, ये हमारा y2 हो जाएगा। ठीक है, x1 हमारा 5 दे रखा है। ठीक है, x1 हमारा 5 दे रखा है, x2 हमारा -12 दे रखा है,
और ये हमारा 0 दे रखा है। इसको हल कर लोगे भाई, ठीक है, तो 5 + 12 होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको हल करोगे तो 17 का स्क्वायर निकल के आ जाएगा, और देखो 17 पहले से स्क्वायर में, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इसका 17 आ जाएगा, 17 आ जाएगा, ठीक है। कितना निकलेगा? 17। अब देखो यहाँ पर समझो दूरी कितनी निकली? 17 निकली, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन के लिए आपको बीच की दूरी का जो फार्मूला होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, और इस पूरे का रूट रख दो और x1 y1 की जो भी वैल्यू पुट कर दो, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। अब हम चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि हमारा 14 नंबर क्वेश्चन होने वाला है, और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करके जाना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूँ जो एग्जाम में सीधा एकदम आएंगे, सीधा, ठीक है। और आपने जो भी पढ़ा है एनसीईआरटी, जो भी आपने पढ़ रखा है, अगर आपने इस वीडियो को देख लिया, आपका रिवीजन हो जाएगा। और अगर आपने इससे पहले कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो को देख लिया, तो भाई आप लोग अच्छे नंबर ला लोगे। और आपकी तैयारी हो रही है तो भाई इस वीडियो को देख करके आप 90+ भी ला सकते हो, ठीक है। तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि देखिए, क्वेश्चन में हमको दे दिया गया है बिंदु, कौन सा बिंदु है हमें नहीं पता, ठीक है। हमें नहीं पता है कौन सा बिंदु, हम मान लेते हैं हमारा ए बिंदु है, हमारा कोई ए बिंदु है जिसके निर्देशांक x ये हो जाएगा, y ये हो जाएगा, ठीक है। तो x और y 3,4 दे रखे हैं, और हमसे कह रहा है इस बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या होगी, ठीक है। हमको कोई एक सिंपल सा बिंदु दे दिया जाए और हमसे फिर कह दिया जाए x अक्ष से दूरी क्या हो, या फिर कभी क्वेश्चन आ जाए ऐसा आ जाए और हमको कोई एक बिंदु दे दिया जाए और हमसे पूछ दिया जाए इसकी, देखो यहाँ पर हमसे y अक्ष पूछ रहा था और यहाँ हमसे x अक्ष पूछ रहा था। सिंपल से मेरे कहने का मतलब ये है कि कभी एक बिंदु दे दिया जाए और आपसे कहा जाए बताइए उस बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या होगी, उस बिंदु की y अक्ष से दूरी क्या होगी, तो सिंपल से आप पता क्या करोगे, यहाँ पर हमसे x अक्ष पूछ रहा है। जब भी कभी x अक्ष पूछे तो आपको क्या करना है, सॉरी यहाँ पर आपको y पूछ रहा है तो y अक्ष पूछे तो आपको x वाला आंसर देना है, और कभी भी आपसे x अक्ष पूछे तो आपको y वाला आंसर देना है। कौन सा देना? y वाला आंसर। तो यहाँ पर हमसे y अक्ष पूछ रहा था तो x वाला आंसर ये है 3, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। यहाँ हमसे x अक्ष पूछ रहा था, इसका देखिए ये x है और ये y है। यहाँ हमसे x अक्ष पूछ रहा था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला यानी y वाला, तो 4 हो जाएगा। देखिए ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो आपसे x अक्ष वाला y अक्ष वाला एक बिंदु दे दिया जाए, क्वेश्चन हल कर लोगे, आसानी से हो जाएगा एकदम, ठीक है। 15 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं कंप्लीट, और अगर आपने 15 कर लिए तो यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएं, मुझे नहीं पता, आएंगे 100% यही आएंगे भाई। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। वीडियो को थोड़ा सा जल्दी बना रहे हैं ताकि आपको जल्दी क्वालिटी कंटेंट मिले और आपका टाइम भी ज़्यादा ना जाए, ठीक है। अब देखो ऐसा प्रश्न तो आपको 101% श्योर है, आपको ट्रिग्नोमेट्री का ऐसा क्वेश्चन रखा हुआ मिल जाएगा भाई, टेंशन मत लेना। वैल्यू भले चेंज हो सकती है कि 1030 की जगह आपको 1040 दे दिया जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा। देखो कहीं अब ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ नहीं, 2021 से लगातार 23 में 2-2 3-3 सेट में आया है वाला क्वेश्चन, ठीक है। 2 10 स्क्वायर, देखिए यहाँ पर केवल, अब देखो यहाँ पर 2 10 30 दे दिया गया है और 1 + 10 स्क्वायर 30 दे दिया गया, ठीक है। और कह रहा है इसका मान क्या होगा। अब सबसे पहले यहाँ पर ये समझो, ऐसा क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आ जाए तो ज़्यादा हड़बड़ाना मत। आपको क्या करना है, सिंपल सा एकदम दिमाग लगाना है और आपको टेबल याद करनी है कि भाई 1030 का मान क्या था, ठीक है, तो 1060 का मान, ऐसा मतलब कुछ भी आ जाए तो आपको बस याद करने की कोशिश करनी है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा 15 है तो इसको सॉरी ये 16 नंबर क्वेश्चन हमारा है 16। देखो यहाँ पर 1030 दे रखा है और बट्टे में 1 प्लस का 10 स्क्वायर 30 दे रखा है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1030 की वैल्यू कितनी होती है। तो 1030 की जो वैल्यू होती है 1/√3 होती है। क्या होती है? 1/√3। अब अब जहाँ 1030 दे रखा है वहाँ 1/30 रख दोगे, तो 1/30, ठीक है, प्लस का 1/30, इसका वर्ग कर दो, ठीक है। आगे सॉल्व करो, 1/30 1 प्लस, अब देखो यहाँ पर आपको वर्ग दे रखा था ना, तो इसका वर्ग दे रखा है, ये नीचे वाले का वर्ग, तो इसका वर्ग से खोलोगे तो 1/3 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से कर लोगे। इसका मल्टीप्लाई 1/√3 से करोगे तो ये हो जाएगा 2/√3 बट्टे में, इसका एलसीएम वगैरह लोगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 और 3 एक 4, 4/3, इसका इन दोनों का गुणा हो जाएगा और इनका इन दोनों का गुणा हो जाएगा।
तो फाइनली ये ऊपर चला जाएगा तो 3 दूना के 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4/√3। 2 तिहाई 2 दूना के परिमीकरण कर दोगे, ठीक है। तो परिमीकरण क्या करोगे, 2√3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। 2√3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो देखिए हो जाएगा 3 दूना के 6/√3, ये हो जाएगा 3 दूना के 6√3, ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा आपका 12, यानी 2 दूना के 4 तिहाई 12, ठीक है। 6 एकम 6, 6 दूना के 12, तो फाइनली आपका आ जाएगा यहाँ से √3/2, √3/2। बताइए, इतना लंबी कैलकुलेशन आपको करनी है, थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी भाई। और अगर आपने एक बार क्वेश्चन को समझने के बाद 3 बार घर पर प्रैक्टिस कर ली तो फिर ये क्वेश्चन आपको बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। देख लो अच्छे से, एकदम देख लो। आंसर आपका आया है ये वाला √3/2, ठीक है, √3/2। अब ये √3/2 किसका मान होता है, आपको बताना है √3/2 किसका मान होता है। तो √3/2 जो मान आपका होता है ये sin 60 का मान होता है, ठीक है, sin 60 का मान होता है। अब देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए sin 60, ये वाला फर्स्ट वाला इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला 16 नंबर क्वेश्चन उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि cos स्क्वायर a = 1/2 है तो sin स्क्वायर a क्या होगा, ठीक है। अब देखो ऐसा क्वेश्चन आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि 100% क्वेश्चन आता है ये वाला। देखो इसमें होता क्या है कि cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a = 1 होता है। आपको इसकी वैल्यू दे रखी है 1/2, आप रख दोगे। sin स्क्वायर a की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। ये 1/2 उधर चला जाएगा, ठीक है, ये अपन 1/2 उधर चला जाएगा तो 1 - 1/2 हो जाएगा, ठीक है। हल करोगे तो देखिए 2 3 माइनस का 1 हो जाएगा तो फाइनली आपका यहाँ से आ जाएगा, 1 मिनट, हाँ, 2 - 1 हो जाएगा तो 1/2 आ जाएगा, ठीक, 1/2 आ जाएगा, यानी cos स्क्वायर a की वैल्यू हो जाएगी 1/2। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो भाई ये वाला क्वेश्चन आप घर से करके लाओगे। हम हर बार अपने स्टूडेंट को, देखो हम जब भी कभी 70 नंबर पक्का वीडियो कराते हैं तो हर बार अपने स्टूडेंट को एक क्वेश्चन जरूर देते हैं होमवर्क के लिए, और वो क्वेश्चन हम जो देते हैं वो कहीं ना कहीं हमने वो क्वेश्चन पहले करा रखा होता है। तो सेम ऐसा क्वेश्चन देखिए मैंने ऊपर कराया था ना, अब इसी तरीके का क्वेश्चन आपको नीचे दे दिया गया है। बस आपको 1045 की वैल्यू मैं बता देता हूँ। 1045 की वैल्यू होती है 1, आप 1 यहाँ पुट कर दोगे और इसका आंसर हमें आप कमेंट करके बताओगे। और ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाएगा ना, या फिर आया हुआ है हाफ ईयरली में, तो भी कमेंट करके बताओगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि यदि दे रखा है यदि 3 cot a बराबर में 4 है तो sec a का मान क्या होगा। यानी यदि 3 cot a बराबर में 4 है तो sec a का मान क्या होगा। तो देखो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन के लिए ना आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर आप इस क्वेश्चन को बहुत लेंदी भी कर सकते हो लेकिन सरल करने का तरीका क्या है समझो। सबसे पहले आपको ये समझना, जो cot a है ना, ये cot a ये हमारा उल्टा होता है 1/sec का, ठीक है, 1/sec a का उल्टा होता है, ठीक है। और अगर हमें sec की वैल्यू ज्ञात करनी तो इस तरीके के लिखेंगे, sec a = 1/cot a। हमको cot a की वैल्यू पता है तो हम पुट कर देंगे 1/1 कितनी दे रखी है। अब देखो 1 मिनट रुको, सबसे पहले देखो यहाँ पर 3 cot a = 4 दे रखा था ना, तो आप इस 3 को इधर ले आओगे तो cot a = हो जाएगा 4/3। 4/3 निकला कि नहीं निकला। अब आप क्या करोगे, यहाँ लिख दोगे 4/3, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो फाइनली आपका कितना हो जाएगा 3/4। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ये वाला राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। 19 नंबर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। तो लगभग हम अपने अंत पर, मतलब हम MCQ बहुत सारे सॉल्व कर चुके हैं अब, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन नंबर 20, ये क्वेश्चन आपको 201% यानी 202% क्वेश्चन आएगा या 500% आएगा। मैं कह रहा हूँ 500% आएगा। क्यों आएगा, थोड़ा सा टिपिकल है और थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि sin 2a बराबर में दे रखा है 2 sin a है। sin 2a बराबर में 2 sin a है तो a का मान क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। समझो, sin 2a बराबर में कितना दे रखा है, 2 sin a दे रखा है। चूंकि आपको एक फार्मूला याद रखना है कि sin 2a बराबर में होता है 2 sin a
कॉस ए। ठीक है, तो यहाँ पर आप पुट कर दोगे, ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दोगे। क्या पुट करोगे कि 2 साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू 2 साइन ए। इससे इसको काट दोगे तो कितना निकलेगा, कॉस ए बराबर में 1, और 1 जिसकी वैल्यू होती है कॉस 0 डिग्री की। जिन लोगों को पता है मैं बता दूं कि कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो कॉस ए इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस 0 डिग्री। ठीक है, कॉस से कॉस कैंसिल, तो ए इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा फाइनली यहाँ पर 0 डिग्री। तो यहाँ से अगर आप देखोगे ए का मान हमारा ये पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 0 डिग्री। इस तरीके से स्टूडेंट आप लोगों के लिए अगर आप यहाँ तक जुड़े रहे तो आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, क्योंकि भाई यहाँ पर हमने वो क्वेश्चन आपको करा दिए जो क्लास 10th के एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है, अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो 20 के 20 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इसी वीडियो से। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर वर्णात्मक की। अब देखो, मैं वर्णात्मक प्रश्न ऐसे प्रश्न कराने वाला हूं जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से एकदम श्योर हैं, आने ही आने वाले हैं। अब इनको कोई रोक ही नहीं सकता है। देखो, सबसे पहले समझो वर्णात्मक में कौन कौन से प्रश्न आते हैं। तो देखिए, वर्णात्मक में आते हैं 2 नंबर वाले प्रश्न, 4 नंबर वाले प्रश्न और 6 नंबर वाले प्रश्न। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 6 नंबर वाले वर्णात्मक प्रश्न। ठीक है, ऐसे प्रश्न देखने वाले हैं जो 101% आपको एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, और ना तो इनकी वैल्यू चेंज होगी ना कुछ चेंज होगा, एज इट इज रखे हुए मिल जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देख लो। अब देखो भाई, क्वेश्चन कितनी बार आया है। 2020 के भैया 2 सेट में आया, 2022 के 2 सेट में आया, ये 23 में नहीं आया था, इसका मतलब ये 24 में 100% आएगा। श्योर है, आएगा ही आएगा। क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ो लिखा क्या है। क्वेश्चन हमारा है कि एक नाव की शांत जल में चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव धारा वाला क्वेश्चन है। जिसको जिसको नहीं आता है कमेंट करके बता देना, और जिसको आता था वो भी कमेंट करके बता देना। ठीक है, बहुत अच्छे से समझने वाले हैं क्वेश्चन को। देखो, एक नाव है जिसकी शांत जल एकदम, मतलब जब जल एकदम शांत हो, ठीक है, नहर का पानी एकदम शांत हो, तो नाव की जो शांत जल में चाल है वो एकदम 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब नाव, मतलब जो पानी एकदम ना चल रहा है ना बह रहा है, एकदम स्थिर है, तब हमारी जो नाव की चाल है वो 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। और किसी बिंदु से, मतलब कोई एक जगह है जहाँ से धारा की दिशा में, अब क्या है, अब जो हमारी नाव पानी है वो चलने लगा है। किस दिशा में चल रहा है, जिस दिशा में हमारी नाव चल रही है उसी दिशा में पानी चल रहा है। ठीक है, तो किसी जगह से या फिर किसी बिंदु से धारा की दिशा, मतलब कि पानी जिस दिशा में बह रहा है उसी दिशा में हमारी नाव चल रही है। तो धारा की दिशा में 32 किलोमीटर जब नाव जाती है तो उसे लगा समय, ठीक है, 32 किलोमीटर जाने में लगा समय। और इसके बाद समझो, जब हमारी नाव लौट करके आ रही है तो हमारी जो धारा है भाई उसके विपरीत हो जाएगी। पहले धारा इधर को जा रही थी, हमारी नाव भी इधर को चल रही थी। सेकेंड कंडीशन में हम उधर से लौट के आ रहे हैं तो धारा तो इधरों की जाएगी ना, धारा तो इधर ही की जाएगी, पानी तो इधरों को ही बहेगा ना। लेकिन हमारी जो नाव है वो लौट करके आ रही है, इसका मतलब ये है कि हमारी जो नाव है उसकी चाल स्लो हो जाएगी। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जब जाने में 32 किलोमीटर लगा समय, धारा के विपरीत लौटने में 1 घंटा अधिक समय लगता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक, अच्छे से एकदम क्वेश्चन को समझना, एकदम अच्छे से। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले कैसे आप हल करोगे, देखो समझो। अब हल में क्या हमको ज्ञात करना है, हल में हमको ज्ञात करना है धारा की चाल। क्या ज्ञात करनी है, धारा की चाल। देखो, नाव की चाल हमको दे रखी है। नाव की जो स्थिर जल में चाल है वो 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो सबसे पहले हल में लिखोगे कि माना, क्या लिखोगे, माना, क्या लिखोगे, माना धारा की चाल। ठीक है ना, माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, इतना मान लिया हम लोगों ने। अब यहाँ समझो, देखो, माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की चाल कितनी थी, नाव की चाल थी मेरे भाई 24 किलोमीटर प्रति घंटा, ये नाव की चाल थी। अब हमारी जब नाव धारा की दिशा में चलेगी ना, जब हमारी नाव धारा की दिशा में चलेगी तो उसकी जो चाल होगी वो आपस में जुड़ जाएगी। तो आप लिखोगे धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में जब जाएगी तो देखिए दोनों की जुड़ जाएगी। तो 24 + x किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ठीक है, जब धारा की विपरीत दिशा में जाएगी तो आप लिखोगे यहाँ पर धारा के
विपरीत दिशा में चाल, धारा की विपरीत दिशा में चाल, तो लिखोगे 24 माइनस का x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इतना लिख लोगे। अब देखो हमने लिख लिया धारा की दिशा में चाल, धारा की विपरीत दिशा में चाल, दोनों कंडीशन हमने दे रखी थी, लिख लिया। अब सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को एक फार्मूला याद कर लेना है भाई, आसान तरीके से समझा रहा हूँ, फार्मूला याद कर लेना है कि जो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। ये होता है समय बराबर दूरी बट्टे चाल। तो देखो समय कितना है टी, समय कितना है टी, दूरी कितनी दूरी कितनी जा रही है 300, कितनी दूरी चल रही है भाई 32 किलोमीटर, कितनी 32 किलोमीटर, ठीक है 32 किलोमीटर। चाल कितनी है, जब दिशा में चलती है तो 24 प्लस x हो जाती है, ठीक है। ये हमारी निकला, ये हमारी ये पहली निकल के आ गई समय, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा समय ये T1 निकला, T2 निकालिए, T2 निकालिए। T2 32 बट्टे में जब विपरीत दिशा में जाएगी तो 24 माइनस का x हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए T2 निकल के आ गया। अब हमसे आगे प्रश्न में देखो क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार। अब आप हेडिंग लगाओगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, आप हेडिंग लगाओगे प्रश्नानुसार। जैसे मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, बिल्कुल इजी तरीके से कर रहा हूं, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। देखो फिर यहां पर कह रहा था कि 32 किलोमीटर, शुरुआत से पढ़ो। एक नाव की चाल शांत जल में 24 किलोमीटर प्रति घंटा है और किसी बिंदु से धारा की दिशा में 32 किलोमीटर जाने में लगा समय धारा के विपरीत दिशा में लौटने में 1 घंटा अधिक समय लेती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। कुल मिलाकर ये कहना चाह रही है कि जब धारा की विपरीत जब हम लौट कर आ रहे हैं तो 1 घंटा समय अधिक लग रहा है। तो अधिक किस में लग रहा है, इस वाली में लग रहा है ना, तो इसको इससे माइनस कर दो। तो 32 बट्टे 24 माइनस एक्स, माइनस किससे कर दोगे, पहले से 32 बट्टे 24 प्लस एक्स बराबर में 1, ठीक है। यानी इसको इससे माइनस करोगे तब 1 घंटा अधिक ले रहा है, यानी जो लौट रहा है वो 1 घंटा अधिक ले रहा है पहले वाले से। तो मैंने दूसरे को पहले से माइनस कर दिया तो 1 आया। ओके, प्रश्न में हमको दे रखा था। अब इसको आसानी से एकदम हम लोग क्या करेंगे, हल कर लेंगे। 24 माइनस का x इंटू 24 प्लस का x, एलसीएम ले लेंगे। 32 24 प्लस का x हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 32 24 प्लस का सॉरी ये आपका माइनस का 24x हो जाएगा और इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको इधर साइड ले आओ, ठीक है, इसको इधर साइड ले आओ भाई लोग, ठीक है। इसको इधर साइड ले आओगे तो ये हो जाएगा 32 24 प्लस का x माइनस का 32 24 माइनस का x और ये हो जाएगा 24 माइनस का x 24 प्लस का x, ठीक है। इतना हो गया। अब आगे इसको जब आप पूरा हल कर लोगे, इस कहीं पूरा आप लोग सॉल्व कर लोगे, अच्छे से कैलकुलेशन इसकी कर लेना। तो जब इसको पूरा हल कर लोगे तो ये निकलेगा आप लोगों का 64x इज इक्वल टू 576 माइनस का x स्क्वायर, इतना ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। जब ये इतना निकल के आएगा तो इसको आगे और सॉल्व कर लेते हैं। इसको इधर ले आएंगे तो x स्क्वायर माइनस का प्लस में हो जाएगा, माइनस का 64x और प्लस का 576, देखिए माइनस में हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस में 576 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो भाई आप लोगों को देखिए 576 के ऐसे गुणनखंड बनाने हैं कि जोड़ने घटाने पर 64 आए, गुणा करें तो 576 आए। गुणनखंड कैसे बनाओगे, तो सबसे पहले गुणनखंड बनाने के लिए 576 का एलसीएम निकाल लो, एलसीएम निकाल लोगे, ठीक है। तो 2 से काटो, 2 1 कम 2 दूना के 4, आप लोग इसको काट लेना पूरा, ठीक है। और गुणनखंड निकालोगे तो गुणनखंड इसके निकलेंगे कहीं ना कहीं आप लोगों के 72 और आपका 72x माइनस का 72x प्लस का 8x, ये निकलेगा इसका, ठीक है, ये निकलेगा। और माइनस का 576 इज इक्वल टू 0। यहाँ क्या करोगे, x कॉमन ले लोगे तो x माइनस का 72, यहाँ क्या करोगे 8 कॉमन ले लोगे तो x माइनस का 72 और इज इक्वल टू 0। तो
तो x की चाल कितनी निकल के आ जाएगी, x की निकल के आ जाएगी यहाँ से आप लोगों की 72 और एक निकल के आ जाएगी x = 8। तो धारा की दो चाल निकल के आएंगी, एक निकल के आएगी x = 72 किलोमीटर प्रति घंटा और एक निकलेगी x = 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरीके से फाइनली आपको ये पूरा आंसर कर लेना है और लास्ट में अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि अतः, आप लिख दोगे अतः धारा की चाल इस तरीके से लिख दोगे आप लोग, ठीक। अतः धारा की चाल x = 72 व 8 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इस तरीके से आप लिख दोगे। पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। देखो पूरा क्वेश्चन हल किया, देखो एक पन्ने में पूरा क्वेश्चन को हल किया है। इतने बड़े क्वेश्चन को एक पन्ने में, बताइए कितना आसान, बड़ा क्वेश्चन हमने कितनी आसान तरीके से हल कराया, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन हम सारे हल कराएंगे आप लोगों के लिए। वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है हमें लग रहा है, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो यार, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर देना दूसरे फ्रेंड तक, ताकि उसको अच्छा नॉलेज मिल सके और फ्री में मिल सके। और फ्री में हर एक वीडियो को देखने के लिए तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब डेली बेसिस पर आपके लिए तैयारी कराई जा रही है और इस वीडियो को देख करके आप बड़े अच्छे नंबर ला सकते हो। 22 क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी, ये 101% क्वेश्चन आता है। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय कर, जब एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलती है तो वो 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह 5 किलोमीटर, यदि इसकी चाल को हम 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दें, यानी इसकी चाल को हम 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दें, तो वह उसी यात्रा को 1 घंटा कम समय में तय करती है। तो बताइए रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी, यानी रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी, यानी रेलगाड़ी जो उसकी स्पीड कितनी होगी शुरुआत में, तो आपको वो बताना है। उसकी फिक्स स्पीड कितनी होगी, जब मैंने उसको 5 किलोमीटर बढ़ा दिया तो 1 घंटा कम समय ले रही है, तो बताइए उसकी चाल कितनी होगी। उम्मीद करते हैं ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं पता होगा इससे पहले, मुझे पूरी गारंटी है। तो इस वीडियो को देखने के बाद ये वाला क्वेश्चन बन गया, आसानी से बना लोगे। देखो समझो, सबसे पहले देखो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ज्ञात कीजिए धारा की चाल, ज्ञात कीजिए नाव की चाल, ज्ञात कीजिए बस की चाल, ज्ञात कीजिए गाड़ी की चाल, ज्ञात कीजिए मोटरसाइकिल की चाल, ज्ञात कीजिए, जो भी चाल ज्ञात करने के लिए कहे उसको मान लेते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सॉल्व करते ही हम लोग लिखेंगे कि माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेल गाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। इतना मान लिया, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक चीज़ याद कर लेनी है कि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बट्टे में चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे में चाल होता है। अब देखो यहाँ पर समय कितना है, समय को हम लोग t से डिनोट कर देते हैं, दूरी को हम लोग d से डिनोट कर देते हैं और चाल को हम लोग स्पीड से s से डिनोट कर देते हैं। तो ये हमारा फार्मूला बन जाता है। अब सबसे पहले यहाँ पर समझो शर्त फर्स्ट, शर्त नंबर 1। इस तरीके से आपको एग्जाम में लिख के आना, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। शर्त नंबर 1, शर्त नंबर 1 आपको क्या दे रखी है, शर्त नंबर 1 दे रखी है समान चाल से 360 किलोमीटर दूरी तय करती है। जब वह समान चाल से चलती है तो मतलब कि जो टी है हमारा, यानी जब समान चाल से चलती है तो 360 किलोमीटर दूरी तय करती है। 360 समान चाल कितनी है, x है। हमने समान, देखिए माना रेलगाड़ी की समान चाल, यानी रेलगाड़ी की जो हमारी फिक्स चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है और यही x को हमें फाइंड करना है। और फिक्स चाल यहाँ से x निकल के आ गई। अब x से निकल के नहीं आ गई, मतलब यहाँ से हमने एक समीकरण बना लिया। ये हमारा समीकरण फर्स्ट बन गया। अब हम लोग समीकरण सेकंड बनाते हैं। शर्त नंबर सेकंड से समीकरण नंबर दूसरा बनाते हैं। तो शर्त नंबर दूसरी हमारी क्या कह रही थी, यहाँ समझो। जब वह 32 किलोमीटर जाती है, एक यहाँ पढ़ो, किसी बिंदु से धारा की चाल 32 किलोमीटर जाने में लगे समय के विपरीत दिशा में लौटने में ए रहा। कौन सा क्वेश्चन ये पढ़ने लगे। तो देखो दूसरा शर्त बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ समझो कि यदि यह चाल 5 किलोमीटर अधिक होती तो उसी यात्रा को 1 घंटा कम समय लेती। इसका मतलब समझ रहे हो क्या होता है कि देखो समय कितना ले रही है, समय 1 घंटा कम ले रही है, तो t माइनस का 1 कर दो। दूरी उतनी ही है तो 360 रहने दो। चाल इसकी बढ़ा दी जाती है, x + 5 कर दो, ठीक है, x + 5 कर दो। और एक काम कर सकते हो यहाँ से आप लोग xt बराबर, देखो xt बराबर 360 हो जाएगा।
अब क्या करोगे, देखो यहाँ से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, x प्लस 5 का मल्टीप्लाई टी माइनस का 1 से हो जाएगा, तो x प्लस 5 इंटू टी माइनस का 1 और इज इक्वल टू 360। आगे देखो इसको सॉल्व करोगे, एक्स टी हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई -5 से हो जाएगा तो माइनस का x हो जाएगा। अब देखो ये हो जाएगा आपका प्लस का 5t और ये हो जाएगा आपका माइनस का 5 और इज इक्वल टू 360। इतना आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके बताना। अब देखो मेरे भाई xt हमारा कितना दे रखा था, xt हमारा था यहाँ पर, xt की वैल्यू देखो हम लोगों ने शुरुआत में निकाली थी, यहाँ से इस समीकरण से xt की वैल्यू 360 निकाल ली थी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 360 पुट कर देंगे, माइनस का x प्लस का 5t माइनस का 5 इज इक्वल टू 360। ये 360 और ये 360 आपस में कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो आपस में कट जाएगा। माइनस का x प्लस का 5t माइनस का 5 और इज इक्वल टू 0 इतना बचेगा। देखो ये सारी चीज़ें उधर साइड भेजोगे तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे, तो क्या बदल जाएंगे, बदल जाएंगे, x प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का 5t हो जाएगा और ये आपका फाइनली हो जाएगा प्लस का 5 और इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमने इसको उधर साइड भेजा है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग करते हैं इस समीकरण को सॉल्व। इस समीकरण को सॉल्व करने से याद आया यार, कहीं ना कहीं हमने t की वैल्यू कुछ ना कुछ मानी थी। क्या मानी थी, ये देखो मानी थी 360 बटे x, इसको यहाँ पुट कर दोगे। ठीक है, तो अब देखो मैंने क्या किया, इधर को इधर ले आते हैं, इसको पूरे को इधर ले आते हैं, तो 5t प्लस का 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। t की वैल्यू कितनी पुट करनी है भाई, 360 बट्टे में x पुट कर दो, 360 बट्टे में x पुट कर दो, प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपका x निकलेगा। ठीक है, x माइनस का 5, देखो इसका मल्टीप्लाई करो तो 36 25 कितना होता है, 180 होता है, और ये 0 दे रखा था, बट्टे में x प्लस का 5 और इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा 1800 और इसका x से मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x, ये x इधर आ जाएगा तो 0 बन जाएगा। x स्क्वायर माइनस का 1800 प्लस का 5x माइनस बराबर 0। इस 5x को इधर ले आएंगे तो x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 1800 बन जाएगा और इज इक्वल टू 0। देखो इतना निकल करके आ गया। अब स्टूडेंट मैं आपको बता दूं ना, पूरा क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया, पूरा क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है और इस क्वेश्चन को मैंने एक द्विघात समीकरण बना करके छोड़ दिया है, द्विघात समीकरण बनाकर मैंने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया है। आप क्या करोगे, यहाँ से जो भी x की वैल्यू निकलेगी, जो भी x की वैल्यू निकलेगी आप हमें कमेंट करके बताओगे। ठीक है, आप हमें कमेंट करके बताओगे कि x की वैल्यू सर जी कितनी निकली, भैया जी इतनी निकली। जो भी निकलेगी कहीं ना कहीं आपको x की वैल्यू 40 किलोमीटर प्रति घंटा देखने को मिलेगी। ठीक है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा देखने को मिलेगी, तो आप हमें कमेंट करके बताना कितनी मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट आज हमने आपको 2 क्वेश्चन बताए, और भी क्वेश्चन मैं लाया हूं, ऐसा बात नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन लाया हूं, लेकिन क्लास थोड़ी सी लंबी हो रही है। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को अच्छा खासा कमेंट करोगे, कम से कम 100+ कमेंट करोगे, और देखिए बहुत सारे और भी क्वेश्चन मैं आपको दिखाना चाहूँगा, और भी क्वेश्चन लाया हूँ, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं हमारे पास। लेकिन आपको क्या करना है, सबसे पहले इस वीडियो को कम से कम 5000 लाइक्स तक पहुँचाना है। ठीक है, 5000 लाइक्स तक पहुँचाना है, और इस वीडियो को और ज़्यादा शेयर करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है। इस वजह से फिर हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे और उसमें जितने भी बचे रहे क्वेश्चन है करा देंगे, और फिर आपके यहाँ से 70 में 60+ मार्क्स तो कंप्लीट पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो सभी लोगों को समझ में आएगी, पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।